नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग चौहान स्वागत करता हूं आपका एंडलेट स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्णमाला के बारे में और आज हम लोगों का सबसे अहम टॉपिक है वर्ण उच्चारण। हम लोगों का वर्ण उच्चारण टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जब भी वर्णमाला से संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वर्ण उच्चारण हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मूल उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। दोस्तों, मूल उच्चारण स्थान हम लोगों के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ मित्रों, ये हम लोगों के 5 मुख्य उच्चारण स्थान हैं। इनका सीरियल याद करने के लिए आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों। KTM गाड़ी का नाम है और 2। जब आप कोई परीक्षा पास कर लेंगे तो आप लोग अपने पिताजी से कहेंगे, पिताजी मैंने परीक्षा पास कर ली है, अब मुझको KTM दो। KTM दो। के से यानी कि कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। दोस्तों, तो KTM दो के माध्यम से आप समझे होंगे कि हम लोगों का उच्चारण स्थानों का, मुख्य उच्चारण स्थानों का क्रम क्या है। तो पहला स्थान दोस्तों KTM, के से कंठ, टी से तालु दूसरे स्थान पर, एम से मूर्धा तीसरे स्थान पर, डीओ दो में डी दंत चौथे स्थान पे और ओ अंतिम स्थान पे ओष्ठ दिया गया है। दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं स्वरों के उच्चारण की। तो स्वरों में सबसे पहले उच्चारण में आते हैं छोटा आ, बड़ा आ। तो पहले स्थान पे आ का उच्चारण है और पहले स्थान पे उच्चारण स्थान है कंठ। तो छोटा आ, बड़ा आ का उच्चारण कंठ से होगा। फिर छोटी ई, बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान तालु दूसरे नंबर पे होगा। ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, क्योंकि ओ और ऊ और औ इनको हम लोग बोलकर देख लेते हैं। ऊ और औ बोलिए तो हम लोगों के ओंठ गति करते हैं। तो इससे हम लोगों को बिना किसी ट्रिक के भी समझ में आता है कि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद ऋ ऋषि तीसरे नंबर पे मूर्धा का है। इसको याद करना है, मेन चीज़ यही है। बाकी आप लोग इन लोगों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ऋषि को याद कर लीजिए, बाकी आप अपने आप याद कर लेंगे। तो ऋषि मूर्धा है। उसके बाद हम लोगों के संयुक्त स्वरों की बात आती है। संयुक्त स्वर ए और ए मिलकर बनते हैं आ और ई से। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ था और ई का उच्चारण स्थान तालु था। तो ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। इसी तरीके से ओ और औ का उच्चारण स्थान होगा आ और ऊ से। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और ओ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान होगा मित्रों। तो ये आपको सारे याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। इसके अलावा बात करते हैं अंग की। अंग आह, ये हम लोगों के अयोग वाह हैं, विसर्ग के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, ये कभी स्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका उच्चारण लेखन की दृष्टि से दोस्तों अनुस्वर और विसर्ग यानी कि आहा और अंगहा, ये लेखन की दृष्टि से स्वर हैं और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। तो ना तो इन्हें पूरी तरह स्वर कह सकते हैं ना पूरी तरह व्यंजन कह सकते हैं, लेकिन इनको लिखते हम लोग स्वरों के साथ में हैं। तो इसको देख लेते हैं। अंग को, अंग हम लोगों का नाक के स्वर से निकलता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान नासिका होगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम लोग व्यंजनों की। व्यंजन में सबसे पहले बात होती है स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझे थे 25 होते हैं और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। ये 5 वर्ग हम लोगों के दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि क च ट त प, कचट तप। कचट तप आप याद कर लीजिए। कचट तप KTM दो, कचट तप KTM दो। का से कंठ और KTM का के कंठ। का से कंठ भी याद कर सकते हैं और का वर्ग का KTM से सिमिलरिटी करेंगे। यहाँ पे का और के, क च दूसरे पे तो टी और क च ट
टा, और यहाँ पे KTM मूर्धा, यानी कि का वर्ग में जितने भी अक्षर हैं, ये देखिए का वर्ग के पांचों अक्षर यहाँ पर लिखे हुए हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा। इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। चा का उच्चारण स्थान का चा, छा, जा, झा, या। इनका उच्चारण होगा हम लोगों का तालु। टी से टा, टा, ठा, डा, ढा, णा, और दो हम लोगों के द्विगुण व्यंजन, इनका भी उच्चारण स्थान मूर्धा से ही होगा दोस्तों। तो कचट याद हो गया। इसके बाद बात आती है तप की। तप यानी कि ता वर्ग और पा वर्ग, तप। तो इसको हो जाएगा KTM 2, DO, दो, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों हम लोगों का क्या होगा? दंत होगा, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान हम लोगों का ओष्ठ होगा मित्रों। तो स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसके बाद बारी आती है हम लोगों की अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन में दोस्तों पहला स्थान खाली छोड़ दिया गया, कंठ से कोई भी अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। दूसरे स्थान पे या, रा, ला, या, रा, ला, इन तीनों को दूसरे स्थान से शुरुआत किया। दूसरे स्थान या से, दूसरा स्थान तालु, या का उच्चारण स्थान तालु होगा। और रा, रा मूर्धा, मूर्धा में भी रा आता है दोस्तों, तो इससे भी याद कर सकते हैं। रा के उच्चारण में मूर्धा, मूर्धा के उच्चारण में रा है, और रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है दोस्तों। और दंत, दंत का उच्चारण स्थान दोस्तों ला का उच्चारण स्थान दंत है मित्रों। इसके बाद यारा ला, और वाह बेवफा, बेवफा, वाह बेवफा होता है, इसलिए यह इन पांचों से अलग बिल्कुल दंतोष्ठ से बोला जाता है मित्रों। वाह से बेवफा होते हैं, और बेवफा हमेशा अपने संगठन से, अपने साथियों से अलग चलता है। तो बेवफा दंतोष्ठ अकेला है, ये सिंगल ऐसा व्यंजन है जो सबसे अलग है, और मूल उच्चारण स्थानों की जगह दंतोष्ठ से बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन में हम लोगों को थोड़ा सीरियल चेंज करना पड़ेगा। जैसे बोला जाता है श, श, सा, हा, लेकिन यहाँ पर हम लोग हा पहले रखेंगे, क्योंकि हा से हंसी, हंसी हमेशा अच्छी चीज़ होती है, तो शुरुआत हा से कर देंगे। तो अब हम लोग बोला करेंगे ओलम हा, सा, 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 ठीक है। तो हा का उच्चारण स्थान पहले स्थान पर हो गया, तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों कंठ। और पहला सा का उच्चारण स्थान तालु, दूसरे सा पेट फटे वाले का मूर्धा, और तीसरा सा सपेरा वाला दंत। सा सपेरा वाला दंत से होगा, क्योंकि सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप अपना फन फटकार कर मुंह खोल लेता है, जिससे उसके दंत दिखाई देते हैं दोस्तों। तो सपेरा का दंत हो गया। अब इन दो को आराम से हम लोग याद कर सकते हैं मित्रों। तो हंसी पहले स्थान पे है सबसे पहले, तो पहला स्थान पर क्या था? कंठ, इसलिए हा का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। लास्ट वाला सपेरा है, सपेरा बीन बजाएगा, और सांप दांत खोल के फन फैलाकर बैठ जाएगा, तो इसका उच्चारण स्थान दंत हो गया मित्रों। और ये दोनों हम लोगों को बीच में रखने हैं। पहले अंक पे आता है तालु, दूसरे अंक पे आता है मूर्धा। तो सा शलजम वाला हम लोगों का तालु से होगा, और सा षटकोण वाला मूर्धा से होगा मित्रों। आपको ये भी तैयार हो गए होंगे। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञा और स्रा, इनको कैसे हम लोग उच्चारित करते हैं, ये किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी। ये छतरी वाला का और सा से मिलकर बनता है मित्रों। का उच्चारण स्थान पहला है कंठ, और सा का उच्चारण स्थान मित्रों तीसरा है मूर्धा। इन दोनों से मिलकर छा बना है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ मूर्धा। इसी तरीके से ता और रा से मिलकर बना है त्रा, तो इसलिए इनके उच्चारण स्थान हो जाएगा हम लोगों का दंत और मूर्धा, क्योंकि ता का उच्चारण स्थान दंत होता है और रा का मूर्धा। ज्ञानी, ज्ञानी नहीं ज्ञानी, ज्ञानी रामदेव बाबा वाला ज्ञानी, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था इसके विषय में। और इसलिए जा का उच्चारण स्थान भी तालु है, और इया का भी उच्चारण स्थान तालु है। तो तालु
ज्ञानी का भी या ज्ञानी का भी उच्चारण स्थान होगा। अब बात करते हैं स्रा स्रा श्री वाले स्रा की। स्रा सा शकुनी मामा वाले सा से मिलकर बना है और रा से। सा का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु है, ये देखिए, और रा का उच्चारण स्थान हम लोगों का मूर्धा है। रा हम लोगों का अंतस्थ व्यंजन में है और ये रहा, तो इन दोनों के उपयोग से मिलकर बनता है स्रा और इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु मूर्धा। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इनके माध्यम से आप ये बनाना सीख जाएंगे। बनाने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था मित्रों, और इस तरीके से हम लोग सारे व्यंजन और स्वरों का उच्चारण समझ चुके हैं। अब बारी आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। सघोष या फिर घोष का इस्तेमाल हम लोग अच्छी चीज़ों में करते हैं। बैंड बाजा के साथ जब हम लोग चलते हैं तो बैंड बाजा हमेशा एक लय में बजता है। आर्मी की परेड निकलती है तो घोष वर्ग उसके साथ में होता है, घोष टीम उनके साथ में होती है और वह लय में गाना गाती है। तो जितने भी स्वर हैं हम लोगों के वो सारे मित्रों सघोष होते हैं, अघोष नहीं। इसके बाद में मित्रों लय में गाना गाते हैं और गा तीसरे से शुरुआत होती है। तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी ये वर्ग हैं ये सारे सघोष हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अंतस्थ व्यंजन जितने भी हैं वो सारे सघोष हैं। और ऊष्म व्यंजन में हा, हंसी, हंसते भी हम लोग खुशी में हैं, और खुशी हम लोगों को तब होती है जब कोई काम हम लोग लयबद्ध तरीके से करते हैं। इसलिए ऊष्म व्यंजन का सिर्फ हा ही हम लोगों का सघोष है। बाकी के जितने ये सा हैं, सा सा शा, ये सारे सा हम लोगों के अघोष में आते हैं। अब बात करते हैं अल्प प्राण, महाप्राण की। अल्प प्राण में स्वरों में मूल स्वर जो होते हैं ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि वाला, ये सारे मूल स्वर हम लोगों के अल्प प्राण हैं, क्योंकि इनमें बोलने में समय कम लगता है और ये सबसे छोटे स्वर हैं। बाकी के जितने भी स्वर हैं वो मूल स्वर की अपेक्षा में बड़े होते हैं और इनको बोलने में समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगेगा तो हम लोगों की वायु भी ज़्यादा निकलेगी। अल्प प्राण, प्राण माने होता है वायु, कम वायु निकलने वाले जो स्वर हैं या वर्ण हैं उनको हम लोग अल्प प्राण में रखते हैं, और जिनमें ज़्यादा वायु निकलती है उनको हम लोग महाप्राण में रखते हैं। इसीलिए मूल स्वर जो हैं उनमें कम वायु निकलती है, कम समय बोलने में लगता है, तो मूल स्वर हम लोगों के अल्प प्राण हैं। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर, सारे स्वर हम लोगों के महाप्राण में आ जाएंगे। इसके बाद मित्रों व्यंजन में स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन का देखिए दूसरा और चौथा जो वर्ग है, इन वर्गों में जितनी भी स्पेलिंग है अंग्रेजी में लिखोगे उसमें डबल मात्राएं, डबल अक्षरों का इस्तेमाल होगा, और पहला, तीसरा और पांचवा इनमें स्पेलिंग छोटी होती है। जैसे टी, टा को टी से प्रदर्शित करेंगे, बा को बी से प्रदर्शित करेंगे, एम को एम से, ना को एन से। इस तरीके से देखिए सब में मात्राएं कम हैं, इसलिए पहला, तीसरा, पांचवा ये हम लोगों के अल्प प्राण हैं, और दूसरा, चौथा चूँकि इनमें स्पेलिंग बड़ी है, बड़ी स्पेलिंग की वजह से इनका वायु भी ज़्यादा खर्च होगी, तो ये दूसरे और चौथे वर्ग हम लोगों के खा वाला लाइन और घा वाला लाइन हम लोगों का महाप्राण है। अंतस्थ व्यंजन जितने भी हैं वो सारे हम लोग पहले देख चुके हैं। अल्प प्राण में है तो महाप्राण में ये हो नहीं सकते। बाकी के बचे जितने ऊष्म व्यंजन हंसेंगे जब हम लोग, हंस को याद करिए, जब हम लोग हंसेंगे तो हंसने में वायु बहुत ज़्यादा खर्च होगी। हम लोग हंसते हैं हा 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 हा, रावण बहुत बुरी तरह हंसता था, जितने भी राक्षस जाति है वह बहुत बुरी तरह हंसती है और उनका हंसी तेज है, वायु ज़्यादा निकलती है, तो उसके लिए महाप्राण की आवश्यकता होती है। दोस्तों आज हम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, और इस तरीके से हम लोगों की पूरी वर्णमाला की सीरीज़ ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों।
फिर मुलाकात होगी आपसे। मैं अनुराग चौहान अंत में विदा लेता हूँ। आप लोग हम लोगों को फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपना पेज बना हुआ है, और टेलीग्राम पे अपना चैनल है। दोनों जगह जाकर आप हम लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। फिर मुलाकात होगी जल्द नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।